इसे सूझा कहा जाता था। इस गांव से कुछ दूर एक तना छोटी पर मिट्टी और पत्थर से बनी एक छोटी सी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में राधा नामी एक खूबसूरत और जवान लड़की अकेली रहती थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई राज उसके दिल की गहराइयों में छुपा हो। बरसों से उसके पास कोई नहीं आया था, न कोई राहगीर, न कोई गांव वाला। वह तन्हाई को अपना दोस्त बना चुकी थी और उसकी झोपड़ी के चारों तरफ फैले जंगल और पहाड़ उसके खामोश साथी थे। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और धूप की सुनहरी किरणें मंडी के पहाड़ों पर फैल रही थीं, राधा एक बुलंद चोटी पर बैठी थी। उसके हाथ में एक जंगली फूल था, जिसे वह आहिस्ता आहिस्ता छू रही थी, जैसे उससे कोई राज पूछ रही हो। अचानक नीचे घाटी से बकरियों की आवाजें और घंटियों की खनक सुनाई दी। उसने नजरें उठाई और देखा कि एक शख्स, जिसे गांव वाले करण कहते थे, बकरियों के रेवड़ के साथ आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। उसके हाथ में एक तांबे का लोटा था, जिसमें दूध भरा हुआ था, और उसकी चाल में एक अजीब सी सादगी थी। राधा ने बुलंद आवाज में पुकारा, अरे ओ बकरी वाले, जरा इधर तो आओ। करण ने बकरियों को रोका, सर उठाया और उसकी आवाज की समझ देखा। वह धीरे धीरे छोटी की तरफ बढ़ा। राधा उसकी तरफ लपकी और जब वह छोटी पर पहुंचा तो उसका हाथ पकड़कर एक सुनसान चट्टान की तरफ ले जाने लगी। उसकी चाल में एक अजीब सी तेजी थी, जैसे वह कोई ख्वाब देख रही हो। करण ने हैरानी से पूछा, ये क्या बात है? कहाँ ले जा रही हो मुझे? मेरा हाथ क्यों पकड़ा? राधा ने कुछ न कहा, बस उसका हाथ मजबूती से थामे रखा, जैसे डर हो कि वह छूट न जाए। जब वे एक बुलंद और सुनसान चट्टान पर पहुंचे, जहाँ से सूझा गांव की छोटी छोटी झोपड़ियां दूर से नजर आती थीं, करण बोला, मैं तो एक सादा सा चरवाहा हूँ। चंबा के जंगलों से बकरियां चराता हूँ और लोगों को दूध देता हूँ। तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? राधा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान फैल गई। उसने धीमी आवाज में कहा, क्या तुम मुझे भी दूध पिलाओगे? करण झिंझका, मैं तो गांव के मर्दों और बच्चों को दूध देता हूँ, तुम तो एक लड़की हो। जब सूरज की पहली किरणें मंडी के पहाड़ों पर फैल रही थीं और सुबह की धुंध सुझा के जंगलों को छू रही थी, राधा चुपके से उठी। वह पास की एक बुलंद चट्टान पर गई, जहाँ पत्थरों से बना एक गोल घेरा था, जैसे कोई पुराना मंदिर हो। वह अपना बाजू पकड़ कर बैठ गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे मेरा हाथ! जैसे कमजोरी से टूट रहा हो। उसकी चीख में दर्द था, लेकिन उसके साथ एक अजीब सी उदासी भी। करण हड़बड़ा कर जागा और उसकी आवाज की तरफ भागा। वह घुटनों के बल उसके पास बैठ गया। क्या हुआ? कहाँ कमजोरी है? राधा ने अपना बाजू दिखाया, जो हल्का सा कांप रहा था। करण ने अपना लोटा उसे पकड़ाया। ये दूध पी लो। राधा ने दूध पिया, आंखें बंद की और उसके चेहरे पर वही सुकून फैल गया, जैसे कोई जादुई लम्हा हो। करण ने संजीदगी से पूछा, तुम्हारे जिस्म में ये कमजोरी क्यों उठती है? लगता है बरसों से तुम तन्हाई में घुल रही हो। राधा की आवाज धीमी हो गई, शायद इसीलिए कि बरसों से किसी ने मेरी तरफ देखा ही नहीं। लेकिन तुम देख रहे हो। उसकी बात में एक गहरा राज छुपा था। वह अचानक उठी और तेजी से एक बड़े पत्थर के पीछे चली गई। करण हैरान हुआ और उसके पीछे गया। वहाँ राधा छुपकर उसे देख रही थी, जैसे कोई शरारती बच्ची। यहाँ क्यों बैठी हो? उसने पूछा। राधा ने कहा, ये जगह चंबा की सबसे खामोश जगह है। यहाँ सिर्फ हम हैं और कोई नहीं। फिर वह संजीदा हुई, अब बताओ, तुम यहीं रहोगे या अपनी बकरियों के साथ वापस बिलासपुर चले जाओगे? करण कुछ पल खामोश रहा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी उलझन थी। फिर राधा उठी और उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान लौट आई। चलो, आज मैं तुम्हें कुछ खास खिलाती हूँ। तुम मेरे पहले मेहमान हो। वह झोपड़ी में लौटी, आग जलाई और एक छोटा सा मिट्टी का हांडी निकाला। उसने दाल और चावल से खिचड़ी बनाई, जिसकी खुशबू से सारा माहौल महक उठा। करण ने हैरानी से पूछा, ये सब कहाँ से आया? राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमसे पहले भी कोई राहगीर यहाँ आया था, लेकिन वह अब कुनौर की घाटी में कहीं खो गया। उसकी बात में एक राज था, लेकिन वह हंसते हुए टाल गई। दोनों ने मिलकर खिचड़ी खाई और पहाड़ों की ठंडी हवा में बैठकर बातों में वक्त गुजर गया। राधा अचानक अपनी पिंडली पकड़कर बैठ गई, जैसे कोई तेज दर्द उठा हो। मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है, जैसे मेरी रगों में ताकत ही न रही हो। उसकी आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी। करण फौरन उसके करीब आया और बोला, क्या हुआ? कहाँ कमजोरी है? उसने अपना लोटा आगे बढ़ाया और कहा, ये दूध पी लो, शायद सुकून मिले। राधा ने लोटा लिया, आहिस्ता से दूध पिया और आंखें बंद कर लीं। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून फैल गया, जैसे कोई बोझ हल्का हो गया हो। उसने धीरे से कहा, ये दूध, इसमें कोई जादू है। रात गहरी होने लगी। ठंडी हवा कुनौर की घाटियों से उठकर चोटी पर आ रही थी। करण अपनी बकरियों के साथ नीचे जाने को तैयार हुआ, मगर राधा ने उसे रोका। इतना अंधेरा हो गया है, कहीं पांव न फिसले। आज यहीं रह जाओ। करण ने आसमान की तरफ देखा, जहाँ चांद की हल्की सी रोशनी पहाड़ों पर फैल रही थी। वह कुछ सोचकर रुक गया। दोनों राधा की झोपड़ी के पास पहुंचे। करण ने झोपड़ी को देखा और कहा, ये तो बहुत छोटी है, यहाँ एक ही आदमी सो सकता है। राधा हंसी, तो क्या हुआ? हम बाहर चट्टान पर चटाई बिछाकर सो जाएंगे। उसने एक पुरानी खादी की चटाई बिछाई और करण को बैठने का इशारा किया।
बैठते वक्त राधा की नजर उसके लोटे पर पड़ी। उसने पूछा, दूध पिलाने के कितने पैसे लेते हो? करण ने सादगी से कहा, जितना कोई दिल से दे दे। राधा मुस्कुराई और झोंपड़ी में चली गई। उसने लकड़ियां जमा की, आग जलाई और 2 देसी अंडे उबाल कर एक पीतल की थाली में करण के सामने रख दिए। ये क्या जरूरत थी? करण ने हैरानी से पूछा। राधा ने कहा, पहाड़ों की ये ठंड तुम्हारे जिस्म को कमजोर कर देगी, ये खाओ, ताकत मिलेगी। करण ने खामोशी से अंडे खाए, मगर उसकी नजरें राधा के चेहरे पर ठहरी रहीं। उसने पूछा, तुम नहीं खाओगे? राधा ने हंसते हुए कहा, ये ठंड मेरी आदत है, ये अंडे तुम्हारे लिए हैं। करण उसकी बात समझ न पाया, मगर दोनों अंडे खाकर चटाई पर लेट गया। रात की खामोशी में सूझा के जंगल से आती हुई हवा और दूर कहीं से कोयल की आवाज सुनाई दे रही थी। दोनों नींद के समंदर में डूब गए। करण हैरान हुआ, मेरे लिए? ये कैसे? राधा की आंखों में एक गहरा राज चमका, लेकिन वह कुछ बोले बिना झोंपड़ी की तरफ चल पड़ी। राधा ने खाना बनाया, इस बार पारंपरिक हिमाचली सिड्डू और चावल। दोनों ने मिलकर खाया, लेकिन खाने के बाद एक अजीब सी खामोशी छा गई। करण ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा खाना बहुत मजेदार है, लेकिन तुम्हारी बातें उलझाती हैं। एक दिन भूखी लगती हो, दूसरे दिन सिड्डू पका लेती हो। राधा मुस्कुराई, कभी कभी भूख पेट में नहीं दिल में होती है। करण ने गंभीर होकर पूछा, तुम क्या छुपा रही हो? राधा ने नरमी से कहा, अभी कुछ नहीं, बस आज रात भी यहीं रहो। करण बोला, तुम रोज यही पूछती हो और मैं रुक जाता हूँ। राधा ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारे हाथों में जादू है और तुम्हें पता भी नहीं। उस रात राधा ने उसे एक छोटी सी गुफा दिखाई जो सुझा के जंगल में छुपी थी। वह बोली, यह गुफा मेरा अतीत है, यहाँ कोई आईना नहीं, कोई चेहरा नहीं। करण ने कहा, तुम्हारे अंदर बहुत कुछ छुपा है, लेकिन मैं इंतजार करूंगा। राधा ने उसके कंधे पर सिर रख दिया और धीरे से बोली, यादें दिल से चिपकती हैं और तुम मेरी यादों को वापस ला रहे हो। आखिरी दिन, अगली सुबह, जब मंडी के पहाड़ धुंध में लिपटे थे, राधा फिर उस गोल घेरे वाली चोटी पर बैठी थी। वह बड़बड़ा रही थी, मैं अपने गुनाहों से तौबा करती हूँ। ये हुस्न, ये जवानी, मुझे बस सुकून चाहिए। उसकी आवाज में थकान और उम्मीद दोनों थी। करण उसके पास आया और चुपचाप सुनता रहा। उसने कहा, तुम्हारी आंखों में वही बोझ है जो बरसों पहले मैंने मालती में देखा था। राधा ने पूछा, मालती कौन थी? करण ने धीमी आवाज में कहा, वह मेरी पत्नी थी, खूबसूरत, जिद्दी, मगर दिल से बहुत नरम। एक दिन चली गई और मैं बरसों उसका इंतजार करता रहा। राधा की आंखें भर आईं। वह बोली, अगर वह वापस आ जाए? करण ने कहा, मैं उससे कुछ न पूछूंगा, बस यही चाहूंगा कि वह खुश रहे। राधा की आवाज अटक गई। अगर वह औरत मैं हूँ? करण ठहर गया। मैं वही हूँ, मालती, तुम्हारी पत्नी जिसने तुम्हें छोड़ दिया था। हवा थम सी गई। राधा ने सारी कहानी सुना दी। कैसे वह चंबा के जंगलों में एक बाबा के पास गई थी, जिसने उसे हुस्न का लालच दिया। उसने एक तावीज दिया और कहा कि हर महीने किसी परिंदे या जानवर का खून अपने जिस्म पर लगाना होगा। राधा ने यह किया, लेकिन उसका जिस्म कमजोरियों से भर गया। आखिरकार एक पंडित ने बताया कि उसकी सजा यही तन्हाई है और उसे अपने पति को वापस लाना होगा। करण ने उसका हाथ थामा और कहा, तुम्हारा इकरार ही तुम्हारी तौबा है। उसी पल राधा के जिस्म से जैसे एक झटका गुजरा और वह पहले जैसी हो गई, न ज्यादा खूबसूरत न कमजोर, बस एक सादी सी औरत जिसके दिल को सुकून मिल चुका था। दोनों सुझा से अपने घर बिलासपुर लौट आए और वहाँ एक नई जिंदगी शुरू